Assalamu alaikum students. I really hope you all are fine. I'm your chemistry instructor Professor Shabazz. स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर इंट्रोडक्टरी था. आज हमारा एक्चुअली 7th चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है वाइटलिज्म, वुलर वर्क एंड सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. सो डिटेल के लिए हम लाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, तो आज हमारा 7th चैप्टर का सेकंड लेक्चर है. फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन को पढ़ा था. सो आज हम वाइटलिज्म, उसके बाद वुलर वर्क एंड फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे. स्टूडेंट्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि आज से 200 साल पहले साइंटिस्ट ने जो केमिकल्स थे या कंपाउंड्स थे उनको बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ था. उनमें फर्स्ट कैटेगरी है ऑर्गेनिक एंड सेकंड कैटेगरी है इनऑर्गेनिक. नाम से जाहिर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होंगे जिनकी एसोसिएशन किसी जिंदा चीज के साथ है, यानी प्लांट्स या एनिमल्स. मसलन अगर आप प्लांट्स की बात करें तो आप प्लांट से फ्रूट्स हासिल करते हैं, पल्सेस यानी दालें हासिल करते हैं. अगर आप प्लांट्स की बात करें तो आपको प्लांट्स से कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं. ये तमाम केमिकल्स जो प्लांट से आपको ड्राइव हो रहे हैं ये ऑर्गेनिक नेचर के हैं. अगर आप एनिमल्स की बात करते हैं तो आपको प्रोटीन्स मिलती हैं, आपको चीज़, बटर, फैट्स, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक नेचर के केमिकल्स हैं. स्टूडेंट्स, इस तरह से अगर हम बात करें नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि अगर हम सी सॉल्ट की बात करें तो सी एक नॉन लिविंग बॉडी है. अगर हम रॉक्स की बात करते हैं उनसे डिफरेंट तरह के मिनरल्स मिलते हैं हमें. रॉक्स, सी सॉल्ट हो गया, या नॉन लिविंग बॉडीज इस दुनिया में जितनी भी हैं उनसे हमें जितना भी मटेरियल मिलेगा वो सारे का सारा इनऑर्गेनिक है, और लिविंग बॉडीज से जितना भी मटेरियल मिलेगा वो सारे का सारा ऑर्गेनिक है. ये तो थी आज से 200 साल पहले की क्लासिफिकेशन. उसी तर्ज पे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और वाइटलिज्म के दौर को डिस्कस करते हैं. स्टूडेंट्स, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो साइंस में जिद्दत आती गई. एक दौर ऐसा भी था जिसमें यह माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना, आप उनको लैब में नहीं तैयार कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार करने के लिए ना एक स्पेशल तरह की ताकत चाहिए, और उस ताकत का नाम है वाइटल फोर्स. ये फलसफा इन 1815 के अंदर जेकब ब्रिजिलियस ने दिया था. स्टूडेंट्स, जेकब ब्रिजिलियस याद रखिए वो साइंटिस्ट है जो कि एटॉमिक नंबर्स के बारे में भी बात कर चुका है, और ये बड़ा मशहूर साइंटिस्ट है. स्टूडेंट्स, इस साइंटिस्ट ने जब ये फलसफा पेश किया तो चूंकि ये सीनियर साइंटिस्ट था, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसकी बात को माना और इस बात पे रिसर्च बंद कर दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तैयार किया जा सकता है. स्टूडेंट्स, वाइटलिज्म यानी कि वो फिनोमिना जिसमें वाइटल फोर्स थ्योरी को लोग सही मानते थे, उस फिनोमिना को वाइटलिज्म का फिनोमिना भी कहा जाता है. स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू वाइटलिज्म या वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी मैन्युफैक्चर्ड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को मैन्युफैक्चर किया जा सकता है ओनली, सिर्फ और सिर्फ बाय एंड विद इन द लिविंग थिंग, या लिविंग थिंग्स की मदद से, या लिविंग थिंग की बॉडी में किया जा सकता है, क्योंकि लिविंग थिंग्स का एट सेल्फ खुद कंट्रोल नहीं है वाइटल फोर्स पे, लेकिन आप लिविंग थिंग की बॉडी का इस्तेमाल करके या लिविंग थिंग की बॉडी के इनसाइड आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वाइटल फोर्स का इख्तियार या तो बॉडी के पास है, इंसान के इख्तियार में नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, आपकी बॉडी में यूरिया तैयार होता है. आपको पता है यूरिया आपकी बॉडी में क्यों तैयार होता है, आपने बायोलॉजी में पढ़ा है. ग्लूकोज मैन्युफैक्चर होता है आपकी बॉडी के अंदर. ये सारे का सारा जो ग्लूकोज, यूरिया या फैट प्रोडक्शन आपकी बॉडी के अंदर, या प्रोटीन का बनना है आपकी बॉडी के अंदर, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इनसाइड बॉडी तैयार हो रहे हैं. तो यही माना गया कि इनको तैयार करने के लिए जो ताकत है ना, उसका नाम वाइटल फोर्स है. स्टूडेंट्स, अब इसी चीज की वजह से बहुत अरसे तक साइंटिस्ट ने रिसर्च बंद कर दी, लेकिन एक रेवोल्यूशनरी काम हुआ, और वो एक्सीडेंटली काम हुआ. फ्रेडरिक वुलर जो कि वाइटलिज्म के भी फॉलोवर थे, एक्सीडेंटली लैब के अंदर वो इन 1828 में ये बात इस राज से पर्दा उठा कि फ्रेडरिक वुलर कर क्या रहे थे कि अमोनियम सायनेट, जी स्टूडेंट्स, अमोनियम सायनेट एक
इनऑर्गेनिक केमिकल है। अब ये कैसे पता चलाया जा सकता है कि कौन सा कंपाउंड इनऑर्गेनिक है? बड़ी बेसिक सी डिफरेंस था पहले ज़माने में कि जो केमिकल आग पकड़ता है ना वो ऑर्गेनिक नेचर के थे। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन 90% कंपाउंड जो आग पकड़ते हैं वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, और जिनको आग नहीं लगती ना वो इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। ये पुराने ज़माने में एक डिफरेंस रखा हुआ था। तो स्टूडेंट्स, अमोनियम सायानेट एक इनऑर्गेनिक केमिकल है। स्टूडेंट्स, उसको लैब में हीट किया गया। जैसे उसको लैब में हीट किया गया तो अमोनियम सायानेट अपने अंदर स्ट्रक्चरल चेंज करता है और यूरिया में कन्वर्ट होता है। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि यूरिया जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ह्यूमन बॉडी में ये प्रोड्यूस भी होता है, और हम इसको यूरिन के थ्रू पास करते हैं, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करते हैं इसको। स्टूडेंट्स, अगर आप यूरिया की बात करें तो यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो फर्स्ट टाइम लैब के अंदर एक्सीडेंटली इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार हुआ, यानी कि वाइटलिज्म गलत साबित हो गई। सो ये पेपर में भी बहुत पूछा जाता है कि रिजेक्शन ऑफ वाइटलिज्म किसने की? तो जो साइंटिस्ट का नाम सामने आता है वो वुलर है, फ्रेडरिक वुलर। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करो, इसमें भी नाइट्रोजन 2 हैं, इसमें भी नाइट्रोजन 2 हैं। स्टूडेंट्स, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है। 4 हाइड्रोजन है, इसमें भी 4 हाइड्रोजन है। एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, यानी अगर आप एटम्स को देखो तो वो सिमिलर हैं। जो यूरिया में है वही अमोनियम सायनेट में है। बस अगर आप डिफरेंस देखते हो तो यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन किसको हासिल है? ऑक्सीजन को। और यहाँ पे तमाम एलिमेंट्स ने अपने आप को किसके अराउंड अरेंज किया है? कार्बन। सो यही फर्क है स्टूडेंट्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सेंट्रल पोजीशन का जो मालिक है ना वो कार्बन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो बेसिक मेजर डिफरेंस आज के दौर में भी माना जाता है वो यही है कि कार्बन जो है ना उसको सेंट्रल पोजीशन हासिल होगी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, और जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कार्बन होगा भी तो उसको सेंट्रल पोजीशन हासिल नहीं होगी। लेकिन ये बात बहुत सारे केमिकल्स में, एक्सेप्शंस में आप देखोगे कि किसी हद तक ये बात सही तरह से पूरी भी नहीं उतरती। लेकिन सिर्फ एक निशानी के तौर पे आप याद रख लें कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना उनमें सेंट्रल जो पोजीशन है ना वो कार्बन ही होगा। सेंट्रल पोजीशन पे ना कार्बन ही होगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अमोनियम साइनाइड से जब यूरिया तैयार हुआ, वुलर के इस रेवोल्यूशनरी काम ने बाकी लोगों को दावत दी कि वो इस पर रिसर्च करें। और देखते ही देखते इन 1845 कोल्ब्स ने लैब में एसिटिक एसिड तैयार किया। सो यूं एक सफर शुरू हुआ और आज मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में तैयार कर चुके हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन पे। स्टूडेंट्स, ऑल दोस कंपाउंड्स which contain carbon as essential element, बुनियादी एलिमेंट जो मेजर एलिमेंट होगा, along with उसके साथ मिल सकता है आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस या हैलोजन। यानी कि स्टूडेंट्स, कार्बन जो है ना वो एसेंशियल है, लेकिन इस डेफिनेशन में कुछ, अब हमने इस डेफिनेशन को पढ़ा तो है, यानी कि इस डेफिनेशन के मुताबिक कार्बन से रिलेटेड जो केमिकल्स हैं ना वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आएंगे। पर आपके सामने मैं एक्सेप्शंस लिखता हूं। बहुत सारे केमिकल ऐसे हैं जिनमें कार्बन सेंट्रल पोजीशन में भी है, एसेंशियल भी है, बट ऑर्गेनिक नेचर के नहीं है वो केमिकल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक नेचर का है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक नेचर का है। कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक नेचर का है। जी स्टूडेंट्स, अब मैं यहाँ पे ना कुछ पॉइंट्स मेंशन करना चाह रहा हूँ जो आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये जो बातें मैं लिख रहा हूँ अगर ये पूरी होती हैं किसी भी कंपाउंड में तो वो ऑर्गेनिक कैटेगरी से बिलोंग करेगा। फर्स्ट, कार्बन हो, उसमें कार्बन सेंट्रल पोजीशन पे हो। सेंट्रल पोजीशन का मतलब एक तो एसेंशियल होगा फिर, और सेंट्रल पोजीशन यानी उसके बगैर फिर वो कंपाउंड का स्ट्रक्चर बरकरार नहीं रहेगा। सेंट्रल पोजीशन यानी एसेंशियल है वो। जी स्टूडेंट, सेकंड पॉइंट, उसका जो बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड वो किसी ना किसी ऑर्गेनिज्म से हो, ऑर्गेनिजम्स यानी जिंदा चीज के साथ हो।
मसलन अगर हम प्लास्टिक की भी बात करते हैं ना, प्लास्टिक, तो डियर स्टूडेंट्स प्लास्टिक में कार्बन है। अब प्लास्टिक ड्राइव हुआ है पेट्रोलियम से, और पेट्रोलियम का जो अखज़ है वो फोसल है, और फोसल किसी दौर में जिंदा थे। सो प्लास्टिक का बैकग्राउंड कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म से जाके मिलता है, प्लास्टिक में कार्बन भी है। अगर प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक में सेंट्रल अगर पोजीशन देखी जाए स्टूडेंट्स, जैसे आपको स्क्रीन पे प्लास्टिक का फॉर्मूला नजर आ रहा है, अब प्लास्टिक के साथ अगर आप कंपेयर करें, उसमें कार्बन सेंट्रल पोजीशन में है, बैकग्राउंड उसका ऑर्गेनिजम्स है। तीसरी जो चीज है जो देखनी है आपने कि वो कंबस्टेबल है कि नहीं है। कंबस्टेबल स्टूडेंट, कंबस्टेबल का मतलब है आपने ये देखना है कि वो आग पकड़ता है कि नहीं पकड़ता। अगर तो आग पकड़ रहा है ना, वो कंबस्टेबल है, मतलब उसमें कार्बन है। चौथी जो बात आपने देखनी है ना वो स्टूडेंट्स, वो रिएक्टिविटी देखनी है। ये कोई इतना खास पॉइंट नहीं है जो कि डिफरेंस का बाइस बने। अगर तो वो कंपाउंड स्लो रिएक्टिव है, समझ लीजिएगा कि वो ऑर्गेनिक नेचर का ही है। तो ये बेसिकली आपने चार बातें ध्यान में रखनी है कि सेंट्रल पोजीशन कार्बन को मिले। ओके, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड ने सेंट्रल पोजीशन कार्बन में, बिल्कुल कार्बन इसके सेंटर में, अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें जी स्टूडेंट्स, अगर आप इसका बैकग्राउंड देखें ना तो डेफिनेटली हम लोग इसको रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस करते हैं, बट ये कंबस्टेबल नहीं है। सो इस पॉइंट को ये फॉलो नहीं कर रहा, समझ लें ये ऑर्गेनिक नहीं है। इस तरह स्टूडेंट्स अगर आप बात करते हैं कार्बोनेट्स की, बाइकार्बोनेट्स की, लाइक अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करें, इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, चलें ठीक है, सेंट्रल पोजीशन में कार्बन भी है, इसका बैकग्राउंड नहीं है किसी ऑर्गेनिज्म का, और ना ही इसको आग लगती है। रिएक्शन इसका तेज होता है, आइंस इसमें पाए जाते हैं, तो रिएक्शन तो तेज होगा इसका। ये चार बातें हमने देखनी होती हैं इसमें। इस तरह अगर आप कैल्शियम कार्बाइड की बात करते हैं ना स्टूडेंट्स, तो कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला आपके सामने, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ये कैल्शियम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बाइड। स्टूडेंट्स अब कार्बाइड्स क्या होते हैं, मेटल और कार्बन के, यानी मेटल और कार्बन के जो कंपाउंड्स उन्हें कार्बाइड्स बोलते हैं। मसलन आपके सामने मैंने फॉर्मूला बनाया है किसका, कैल्शियम कार्बाइड का। स्टूडेंट्स ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ना, ये आग नहीं पकड़ता, ना इसका बैकग्राउंड कोई ऑर्गेनिक नेचर का है, और बेशक इसमें सेंट्रल एलिमेंट्स कार्बन ही है। ये पूरी तरह इन चार पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये भी इनऑर्गेनिक नेचर में ही आएगा। इस तरह स्टूडेंट साइनाइड की बात करते हैं, या कार्बन डाइसल्फाइड की बात करते हैं, या डायमंड की बात करते हैं, ग्रेफाइट, ये जितनी भी एक्सेप्शंस लिखी है ना, इनमें कार्बन जरूर है, बट ये इन चार पॉइंट्स को फॉलो नहीं कर रहा। ये टेक्निकली इनऑर्गेनिक केमिकल्स में आएगा। स्टूडेंट्स आजकल जो मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ाई जाती है वो ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी करना जो कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स, यानी ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल हैं, एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव से मुराद क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंपाउंड है CH4 मीथेन। स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इस कार्बन के सराउंडेड 4 हाइड्रोजन हैं। अगर आप देखें तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव से मुराद ये है कि अगर आप इस हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट करवाते हैं लाइक क्लोरीन के साथ, तो दिस इज क्लोरोमीथेन। अगर आप इस हाइड्रोजन की रिप्लेसमेंट भी क्लोरीन से करवा देंगे, जो कि आप चैप्टर 8 में पढ़ेंगे आगे जाके रिएक्शन, डाइक्लोरोमीथेन। इसी तरह से ये अगर तो सक्सेसिव रिप्लेसमेंट होती जाएंगी, तो जो रेलेवेंट कंपाउंड बनेंगे उनमें सबसे पहले तो CH3Cl होगा, फिर उसके बाद बात करें तो CH2Cl2 होगा, और उसके बाद बात करें तो CHCl3 होगा, और सबसे आखिर पे CCl4 होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने 4 केमिकल्स लिखे हैं, ये सारे के सारे डेरिवेटिव हैं किसके, हाइड्रोकार्बन के। ये डेरिवेटिव्स की स्टडी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। तो स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को पढ़ना ही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम बात करते हैं मजीद कुछ केमिकल्स की, लाइक CH3OH, यानी कि हाइड्रोजन की जगह पे OH लगा दिया, तो ये भी हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है, अल्कोहल्स।
तो इनको पढ़ना भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मॉडर्न डेफिनेशन और मॉडर्न डेफिनेशन से पहले वाली जो डेफिनेशन है वो दोनों हमने डिस्कस कर ली हैं। डेफिनेशन ये भी ठीक है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस आपके सामने रखी हैं और इन 4 पॉइंट्स को आपने देखना है कि 4 पॉइंट्स में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बहुत सारे केमिकल आपको मिलेंगे जिनमें सेंट्रल पोजीशन पे कार्बन होगा। मसलन मैंने कार्बन डाइऑक्साइड में बताया, बैकग्राउंड भी इनका ऑर्गेनिज्म से हो सकता है बट वो कंबस्टेबल नहीं होंगे। कंबस्टेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड का बैकग्राउंड ऑर्गेनिज्म से होगा, सेंट्रल पोजीशन कार्बन को मिलेगी और रिएक्टिविटी स्लो होगी। जिनमें ये 4 बातें पूरी आती हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही केमिकल होगा, ये कंफर्म बात है जी स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं जी फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। द फर्स्ट फीचर इज पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन, मुमताज खास रवैया कार्बन का। अब वो कार्बन का खास रवैया क्या है स्टूडेंट्स? कार्बन शो अ यूनिक प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन स्टूडेंट्स, कैटिनेशन को वैसे तो सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। यानी कार्बन के पास सलाहियत है कि वो कार्बन 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 यानी कि अपने साथ बहुत सारे कार्बन कार्बन लगा के एक लॉन्ग चेन या रिंग्स प्रोड्यूस कर सकता है। कार्बन के इस यूनिक बिहेवियर को हम कैटिनेशन का नाम देते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले हमें देखना है कि कार्बन का जो ग्रुप है उसमें दूसरा एलिमेंट सिलिकॉन है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, क्या वो भी कैटिनेशन का प्रोसेस शो करते हैं? अगर हम कंपैरिजन करें कार्बन का सिलिकॉन के साथ तो स्टूडेंट सबसे पहले देखें कार्बन वर्सेस कार्बन, सिलिकॉन वर्सेस सिलिकॉन। स्टूडेंट्स, अगर आप कार्बन वर्सेस कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है ना उसको तोड़ने के लिए जो ताकत चाहिए स्टूडेंट्स वो है जी 350 किलो जाउल पर मोल। कुछ बुक में हो सकता है इसको 355 भी लिखा हो, लेकिन अराउंड 350 होती है। सिलिकॉन की अगर बॉन्ड एनर्जी की बात की जाए तो स्टूडेंट्स वो है जी ओनली 200 किलो जाउल पर मोल। इससे हमें यह पता चल रहा है कि सिलिकॉन यानी सेल्फ लिंकिंग से बनने वाला बॉन्ड वीक है। सिलिकॉन से बॉन्ड बनाना प्रेफर नहीं करेगा, जबकि कार्बन से बॉन्ड बनाना प्रेफर करेगा क्योंकि उसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हाँ, सिलिकॉन को अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स सिलिकॉन का जो ऑक्सीजन से बॉन्ड है उसकी ताकत अराउंड 450 किलो जाउल है। इसका मतलब सिलिकॉन प्रेफर करता है ऑक्सीजन, फिर अगला जो ऑक्सीजन है वो फर्दर सिलिकॉन से बॉन्ड बनाना प्रेफर करता है। यानी कि अगर आप मेरी स्क्रीन पे सिलिकॉन का नेटवर्क देखें तो वो भी चेन्स की फॉर्म में है बट वो सेल्फ लिंकिंग नहीं है, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन। लेकिन अगर आप कार्बन को देखें तो कार्बन के अंदर ये डबल प्रॉपर्टी है कि वो कार्बन कार्बन से भी बॉन्ड बनाता है और आपने यहां पे देखा कि कार्बन ऑक्सीजन से भी बॉन्ड बनाता है। तकरीबन ऑक्सीजन से भी इसकी बॉन्ड एनर्जी 360 किलो जाउल पर मोल है। इट्स मीन स्टूडेंट कार्बन एट अ टाइम कार्बन से भी लिंक कर सकता है, ऑक्सीजन से भी लिंक कर सकता है, बट सिलिकॉन जो है ना वो कैटिनेशन नहीं शो करता। स्टूडेंट्स, इसके अलावा ये प्रॉपर्टी सल्फर में देखी जाती है, फास्फोरस में देखी जाती है, उसके अलावा ये प्रॉपर्टी बोरोन में देखी जाती है। आप स्क्रीन पे बोरोन, सल्फर और फास्फोरस के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं, वो भी कैटिनेशन का प्रोसेस शो करते हैं। लेकिन ये सबसे ज्यादा पीरियोडिक टेबल में कार्बन में ही पाया जाता है। ये कार्बन की पिक्यूलियर नेचर है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स कार्बन इटसेल्फ डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी क्रिएट कर सकता है। कार्बन रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स भी क्रिएट करता है, जो कि आप एरोमेटिक कंपाउंड्स में देखोगे। यानी कि कार्बन का ये यूनिक बिहेवियर वजह है कि कार्बन के इस यूनिक बिहेवियर की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मैग्नीट्यूड है ना वो बहुत ज्यादा है। स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, नॉन आयनिक कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स, चूंकि कार्बन आप सब जानते हैं कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। अब यहां पे ना 3 काम हो सकते हैं, या तो ये चारों इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं +4, या ये 4 गेन कर सकता है -4, या ये 4 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ शेयर कर सकता है। ज्यादा चांस है कि ये किसी के साथ शेयर करेगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है
हाइड्रोजन है, सल्फर है, फॉस्फोरस है, हैलोजेंस हैं, ये वो एलिमेंट्स हैं जो इतने कम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। सो इनका जब कार्बन से बॉन्ड बनेगा ना तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में आएंगे, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं और कार्बन को भी 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो कार्बन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और इस म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कार्बन के अंदर जो बिहेवियर आएगा ना वो कोवेलेंट करेक्टर आएगा, नॉन आयनिक करेक्टर नहीं आएगा। स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम सिमिलैरिटीज इन बिहेवियर नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। स्टूडेंट्स, सिमिलैरिटीज इन बिहेवियर से क्या मुराद है? स्टूडेंट्स, आपके सामने मैं कुछ कंपाउंड्स लिख रहा हूं लाइक CH4, CH3, 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 CH2, CH3। स्टूडेंट्स, वैसे तो ये बात आप छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं कि एक कार्बन एट अ टाइम 4 बॉन्ड बनाता है, ये तो आपको ऊपर भी पता चल चुका है। 4 इसके बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये 4 चीजों को अपने साथ मिलाएगा अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। टेट्रावेलेंट है, ये 4 बॉन्ड बनाता है। सो स्टूडेंट्स, अब अगर आप इस कार्बन को देखो, इसने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। इस कार्बन को देखो, 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन का कार्बन के साथ 4 बॉन्ड पूरे। इसका एक बॉन्ड कार्बन के साथ, 3 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड पूरे। इसको देखें, 3 हाइड्रोजन, एक कार्बन का कार्बन के साथ 4 बॉन्ड पूरे। इसका एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड इसके साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ 4, यानी टेट्रावेलेंसी पूरी है इसकी। इस तरह स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक ये सीरीज क्रिएट की है। अगर मैं यहाँ पे इसको मार्जिन लगा दूं थोड़ा सा और एक और सीरीज मैं यहाँ पे बनाऊं, तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक सीरीज आती है जी CH2 डबल बॉन्ड CH2, नेक्स्ट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। स्टूडेंट्स, इस तरह से मैं थर्ड सीरीज क्रिएट करने वाला हूं। वो जो थर्ड सीरीज है उसमें फर्स्ट मेंबर आएगा जी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यानी मल्टीपल बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। ये भी कार्बन का ना यूनिक बिहेवियर है। अब CH ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करो, अच्छा इस तरह ना इसके 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, एक पूरी सीरीज होगी ना ये। अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स, इनमें से कौन है जो अल्केन है, आपने इतना तो पढ़ा है छोटी क्लासों में, सो आप फौरन बोलोगे ये अल्केन है। अगर मैं आपसे पूछूं कौन है अल्कीन, तो आप बोलोगे डबल बॉन्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अल्कीन है। अगर आप अल्काइन की बात करें तो ये अल्काइन है। जी स्टूडेंट्स, अगर आप ना जरा नोटिस करें, आपको कैसे पता चला ये अल्केन है? आप कहेंगे सर सारे सिंगल बॉन्ड है, इनमें डबल बॉन्ड है, इनमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड, वो यहाँ का फंक्शनल ग्रुप है। जो डबल बॉन्ड है ना, वो यहाँ का फंक्शनल ग्रुप है। जो ट्रिपल बॉन्ड है वो यहाँ का फंक्शनल ग्रुप है। सो फंक्शनल ग्रुप से ना आपने पहचान कर ली अल्केन, अल्कीनल, ये अल्काइन है। अब अगली चीज, अगर आप देखो तो इन कंसेक्यूटिव मेंबर्स में एक कार्बन से, मतलब एक कार्बन है या 2 कार्बन है, अच्छा 4 हाइड्रोजन है या 6, यानी कि एक्चुअली देखा जाए तो CH2 का इजाफा हुआ है। अगर आप इधर देखें तो अगेन CH2 का इजाफा हुआ है, यानी किसका मतलब, जब कार्बन 1 से कार्बन 2 में है CH2 का इजाफा, जब कार्बन 2 से कार्बन 3 में है CH2 का इजाफा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप चौथे कार्बन पे भी जाएंगे तो CH2 का इजाफा। इधर आ जाए, 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 3 4 5, 3 4 5 6, यानी कि 4 हाइड्रोजन से 6 हाइड्रोजन, 2 कार्बन से 3 कार्बन। अगर आप यहां से इंक्रीमेंट देखें तो CH2। इधर की इंक्रीमेंट बात करें तो इधर 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, 2 हाइड्रोजन और इधर 4 हाइड्रोजन, यानी इधर का इंक्रीमेंट भी CH2 है। आगे देखेंगे तो CH2 इंक्रीमेंट होता जाएगा। तो स्टूडेंट्स, पता चला कि अगर आप एक सिंगल फंक्शनल ग्रुप वाली सीरीज की बात करते हैं टॉप टू बॉटम, आप देखेंगे कि मेंबर्स का फंक्शनल ग्रुप सेम है, मेंबर्स का फंक्शनल ग्रुप सेम है, मेंबर्स का फंक्शनल ग्रुप सेम है। हर एक मेंबर का अगले मेंबर से अगर फर्क है तो किस चीज का फर्क है? CH2 CH2 CH2। अगर स्टूडेंट्स, अगर इनके मॉलिक्यूलर मास की बात करें, कार्बन 12
और हाइड्रोजन 2 14, यानी इसके मोलर मास में और इसके मोलर मास में और इससे नीचे वाले के मोलर मास से और उससे नीचे वाले के मोलर मास में अगर फर्क आएगा तो वो 14 का फर्क आएगा। सिमिलर इधर भी 14 का फर्क, इधर भी 14 का फर्क। तो स्टूडेंट्स ये जो मैंने सीरीज बनाई है ना, इन सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। यहां लिखते हैं होमोलोगस सीरीज। अब इन होमोलोगस सीरीज का फायदा क्या स्टूडेंट्स? अगर मैं इसका केमिकल बिहेवियर पढ़ लूंगा, इसका और इसका पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि केमिकल बिहेवियर याद रखिए, जो केमिकल बिहेवियर है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। सो एक सीरीज में है ही सेम फंक्शनल ग्रुप, तो भाई जब फंक्शनल ग्रुप सेम है तो सबका केमिकल बिहेवियर भी सेम होगा। सो मैं अगर इसको केमिकली स्टडी कर लेता हूं तो मुझे पूरी सीरीज समझ आ जाएगी। मैं इसको स्टडी कर लेता हूं तो मुझे पूरी सीरीज समझ आ जाएगी। इसको स्टडी कर लेता हूं, पूरी सीरीज समझ आ जाएगी। तो दिस बिहेवियर इज कॉल्ड सिमिलैरिटीज इन बिहेवियर, और इन सीरीज को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? होमोलोगस सीरीज। इस तरह मजीद आपको स्क्रीन पे कुछ और भी होमोलोगस सीरीज नजर आ रही हैं, लाइक अल्कोहल्स, अल्डिहाइड्स, कीटोन्स। सो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने कुछ सीरीज बना ली हैं। हम उनको डिस्कस कर लेते हैं, हमें उन तमाम केमिकल्स को जो सीरीज में आने हैं उनके बारे में पता चल जाता है। हाँ, फिजिकली तो ये चेंज होंगे, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टीज का ताल्लुक जो होता है ना, वो मोलर मास के साथ होता है और स्ट्रक्चर के साथ होता है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। वो डेफिनेटली टॉप टू बॉटम साइज के बढ़ने से लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस बढ़ेंगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इनका बढ़ेगा। ये छोटी क्लासों में पढ़ा है। आई रियली होप स्टूडेंट्स होमोलोगस सीरीज समझ आ गई है। अब एक आखिरी बात मैं करके आगे मूव करूंगा कि एक होमोलोगस सीरीज का ना सबसे बड़ा फायदा क्या होता है। मसलन ये अगर होमोलोगस सीरीज है, अब इसका जो जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला CnH2n + 2 है, इसका CnH2n है, इसका CnH2n - 2 है। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स? अगर यहाँ पे 3 कार्बन है तो मुझे पता चल जाएगा हाइड्रोजन कितने आने हैं। मसलन 3 कार्बन है, यहाँ पे 3 आएगा। हाइड्रोजन जी 3 to the 6 + 2 8। आप देख सकते हैं 3 3 6 और 2 8, यानी 3 कार्बन होंगे तो 8 हाइड्रोजन होंगे। अच्छा 4 कार्बन होंगे, 4 4 × 2 8, 8 × 2 10, यानी 4 कार्बन की चेन। यानी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं 4 कार्बन की अगर आपको चेन नजर आ रही है तो 8 × 2 10, यानी 10 हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं आपको। सिमिलरली अगर आप डबल बॉन्ड की बात करते हैं तो स्टूडेंट्स Cn यानी 3 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 4 5 6। अगर ये 4 कार्बन होंगे तो 8 हाइड्रोजन, यानी कि आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं कि 4 कार्बन है, 8 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड। यानी ये जनरल फॉर्मूला हमें बता सकता है कि कितने कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे। तो एक होमोलोगस सीरीज में तमाम ग्रुप्स को जनरल फॉर्मूला से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप अल्काइन की बात करते हैं, 3 कार्बन 3, 3 to the 6, 6 - 2 4, 3 और 1 4 हाइड्रोजन, यानी कि 3 कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन आएंगे। 2 कार्बन के साथ जी 2 to the 4 - 2 2 हाइड्रोजन, यानी 2 कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन आएंगे। यानी कि आप इस फॉर्मूला से आप जितना मर्जी बड़ा कंपाउंड हो उसमें जितने मर्जी कार्बन हो हाइड्रोजन काउंट कर सकते हैं। एंड दीज फॉर्मूलाज आर कॉल्ड जनरल फॉर्मूलाज। और ये होमोलोगस सीरीज में जितनी भी होमोलोगस सीरीज हैं उन सब सीरीज में सबके कोई ना कोई जनरल फॉर्मूलाज होते हैं। आपको स्क्रीन पे अगेन सीरीज नजर आ रही हैं, उन सीरीज के ऊपर डिफरेंट तरह के आपको जनरल फॉर्मूलाज नजर आ रहे हैं जो कि उनकी सीरीज के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, होमोलोगस सीरीज के बाद हम मूव करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। स्टूडेंट्स कॉम्प्लेक्सिटी यानी पेचीदा है बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड, छोटे नहीं होते ये। आपको ना स्क्रीन पे प्रोटीन्स, डीएनए, इनके फॉर्मूलाज नजर आ रहे हैं, विटामिन्स का फॉर्मूले नजर आ रहे हैं आपको। सो ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये ह्यूज स्ट्रक्चर्स हैं, इनमें डिफरेंट तरह के यूनिट्स आपस में कनेक्ट हैं और ये मैक्रोमोलिक्यूल्स की फॉर्म में रहते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड ना कॉम्प्लेक्स होते हैं थोड़े से, बिकॉज दे एग्जिस्ट इन मैक्रो मॉलिक्यूलर फॉर्म। लाइक हीमोग्लोबिन जो है ना वो ऑर्गेनिक है, प्रोटीन है ना, सो वो छोटा मोटा केमिकल तो नहीं है, बहुत बड़ा केमिकल है वो, उसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा है।
स्टूडेंट्स अब आइसोमरिज्म की बात करते हैं। सब लोग जानते हैं आइसोमरिज्म क्या होता है। आइसोमरिज्म वैसे तो आइसोमरिज्म को आपने छोटी क्लासों में भी डिफाइन किया है, मैं थोड़ा इसको बता देता हूँ। CH3 CH2 CH2 CH3, नाउ दिस इज कॉल्ड नॉर्मल ब्यूटेन। स्टूडेंट्स अगर आप इसकी थोड़ी सी चेन को चेंज करें, यानी कि अगर आप इसमें 3 कार्बन करें, एक कार्बन नीचे लगा दें, यानी चेन को आपने चेंज किया है, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। स्टूडेंट्स इसका नाम है जी आइसोब्यूटेन। अगर आप नोटिस करें तो इन दोनों में 4 कार्बन है, यानी C4। हाइड्रोजन देखो तो अगेन इसमें 10 हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में तब्दीली आ गई है, आइसोमरिज्म। डिटेल से पढ़ोगे आखिर में चैप्टर के, अभी तो जस्ट मैंने रिवीजन कराई है आपको कि जो फीचर्स है ना, उसमें आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर नजर आएगा वो आइसोमरिज्म है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैग्नीट्यूड, मिकदार ज्यादा होने की वजह, वैरायटी के ज्यादा होने की वजह आइसोमरिज्म भी है। स्टूडेंट्स अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, जाहिर सी बात है कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड उनका मसला यह है कि उनके ऊपर वीक पोलैरिटी होती है, वीकली पोलर हैं ये। तो स्टूडेंट्स अब ये कोवेलेंट बॉन्ड जो वीकली पोलर है, अब इसका तो एक नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा कि जब भी जो कोवेलेंट बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, उनके साथ जो भी रिएजेंट रिएक्शन करने के लिए आएगा, उसको वो साइड ही नहीं मिलेगी, यानी प्लस माइनस ही नहीं मिलेगा जहां जाके उसने अटैक करना है। और अगर अटैक करेगा भी तो कोवेलेंट बॉन्ड को टूटने में टाइम लगेगा। अब आयनिक बॉन्ड तो ऐसा होता है ना कि प्लस माइनस, उधर से प्लस माइनस आया, रिप्लेसमेंट हो गई। सो यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड एक तो वीकली पोलर है और दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड को टूटने में टाइम लगता है। सो यही वजह है कि रेट ऑफ ऑर्गेनिक जो रिएक्शन है ना वो स्लो है, इतने तेज नहीं है। और ये पर्टिकुलरली रिएक्शन हमारी मदद करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहचान करने में। स्टूडेंट्स इस तरह अगर सॉल्युबिलिटी की बात करें तो सॉल्युबिलिटी का रूल आपने पढ़ा है लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक। ज्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो नॉन पोलर हैं, सो वो पसंद करेंगे ऐसे सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होना जो नॉन पोलर हैं, लाइक पेट्रोलियम ईथर, लाइक कार्बन डाइसल्फाइड, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, इनमें ऑर्गेनिक कंपाउंड डिसॉल्व होना पसंद करेंगे। लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से पानी यानी कि पोलर सॉल्वेंट में भी डिसॉल्व होते हैं, लाइक शुगर, लाइक एल्कोहल्स, ठीक है ना। सो ऐसा नहीं कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर हैं तो वो नॉन पोलर ज़्यादातर हम कह सकते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो पानी में डिसॉल्व होते हैं। सो सॉल्युबिलिटी, रेट ऑफ रिएक्शन, कंप्लेक्सिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट था मेरे नज़दीक आज के लेक्चर में, जिसका कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियरली आपको समझना है, और वो है जी सिमिलैरिटीज इन बिहेवियर, यानी कि होमोलोगस सीरीज। अभी तो मैंने 3 डिस्कस की, बाकी टेबल दिखाया आपको। नॉन आयनिक कैरेक्टर भी पढ़ा दिया, पेक्यूलियर, कुछ बैकग्राउंड की बातें भी की हमने। जीडी स्टूडेंट्स अब हम मूव करते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, जो अच्छे बच्चे तो उसको ज़रूर फॉलो करेंगे। स्टूडेंट्स अब आपके सामने मैं कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेंशन करूंगा, और वो ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जो कार्बन कंटेनिंग होंगे, कार्बन कंटेनिंग। जी स्टूडेंट्स, अब इन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स की बात करें और वो इनऑर्गेनिक भी हैं, तो नंबर 1 तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन ही आते हैं, जिनमें कार्बन मोनोऑक्साइड है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है। जी स्टूडेंट, अगर हम दूसरे नंबर पे बात करें तो कार्बोनेट्स जितने भी हैं आपके पास, जितने भी कार्बोनेट्स हैं वो सारे के सारे इनऑर्गेनिक नेचर के अंदर ही आते हैं। स्टूडेंट इसके अलावा अगर हम बाइकार्बोनेट्स की बात करें तो वो भी
सारे के सारे इनऑर्गेनिक नेचर के अंदर ही आते हैं। जी नेक्स्ट अब आप बात करेंगे कार्बोनाइल्स की। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ रखा होगा कि कार्बोनाइल जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत ही फेमस फंक्शनल ग्रुप के तौर पे काम करता है। अब इसके साथ जुड़े हुए फंक्शनल ग्रुप में अल्डिहाइड आता है, कीटोन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आते हैं, और उसके अलावा अगर एमेस्टर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स आते हैं, एस्टर्स आते हैं, इमाइड्स आते हैं। ये इन फ्यूचर आगे आपने पढ़ने हैं, तो ये मैंने कुछ लिखे भी हैं। जी स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये सारे के सारे कार्बोनाइल्स हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप यूज़ होता है और वो ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक है। मसलन आपने चैप्टर नंबर 6 में कॉम्प्लेक्सेस का नाम सुना होगा, कॉम्प्लेक्सेस। तो स्टूडेंट्स उन कॉम्प्लेक्सेस में अगर आपको याद हो एग्जांपल्स, तो निकल कार्बोनाइल एंड आयरन कार्बोनाइल, ये दोनों इनऑर्गेनिक हैं और इनके अंदर ये CO जो है ये कार्बोनाइल ग्रुप है जो एक्ट कर रहा है एज अ लिगेंड। आई होप स्टूडेंट्स कि ये भी समझ आ गए कि कार्बोनाइल वाले सारे यानी कार्बन और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड जो है कनेक्टेड विद ऑक्सीजन, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक के अंदर भी एग्जांपल्स हैं। तो कॉम्प्लेक्सेस जो हैं ये तो आपको पता है कि ये इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। कॉम्प्लेक्सेस आर इनऑर्गेनिक इन नेचर, इनऑर्गेनिक इन नेचर। जी स्टूडेंट्स, अगर मैं मजीद बात करूं तो हमारे पास अब कार्बाइड्स आएंगे, मजीद कार्बाइड्स। अब ये कार्बाइड्स क्या हैं? कार्बन और मेटल का कॉम्बिनेशन। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूं स्टूडेंट, एक बड़ी ही फेमस गैस है इथाइन, जिसको हम एसिटिलीन भी कहते हैं। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं कैल्शियम के साथ जो कि एक मेटल है, तो स्टूडेंट एसिडिक नेचर होने की वजह से ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है, कैल्शियम लूज करता है 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन H+ निकलने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन को रिसीव करते हैं, गैस बनती है और साथ में स्टूडेंट हमारे पास बनता है कैल्शियम कार्बाइड। अब स्टूडेंट ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ये कार्बन और मेटल का कनेक्शन है, दीज आर कार्बाइड्स। स्टूडेंट ये कार्बाइड्स नाम से जाहिर है इनमें कार्बन पे माइनस चार्ज होगा, जिस भी चीज़ के नाम के एंड पर आइड आता है उस पर माइनस चार्ज होता है। तो स्टूडेंट ये जो कार्बाइड्स हैं ये इनऑर्गेनिक केमिकल हैं, इनऑर्गेनिक नेचर के केमिकल्स हैं। स्टूडेंट इसी तरह मज़ीद अगर कुछ कार्बाइड्स की बात की जाए हमारे सिलेबस में उनके नाम मेंशन हैं, लाइक सिलिकॉन कार्बाइड है, सिलिकॉन कार्बाइड के अलावा एल्यूमिनियम कार्बाइड है। तो ये सारे के सारे कार्बाइड्स हैं। जी स्टूडेंट, अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो जो साइनाइड्स हैं, लाइक अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन साइनाइड की, तो स्टूडेंट ये इनऑर्गेनिक है। इसके अलावा मेटालिक साइनाइड की बात करें, लाइक सोडियम साइनाइड, लाइक पोटेशियम साइनाइड, तो स्टूडेंट्स ये भी सारे के सारे इनऑर्गेनिक नेचर के केमिकल हैं। और अनटिल अनलेस इन हाइड्रोजन या मेटल्स की जगह पे कोई रेडिकल R नहीं आ जाता, लाइक मिथाइल ग्रुप नहीं आ जाता, अगर मिथाइल ग्रुप आएगा तो तब जाके ये ऑर्गेनिक नेचर के केमिकल कहलाएंगे। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं आगे। साइनेट्स जी, अब ये साइनेट्स क्या होते हैं? साइनेट्स स्टूडेंट साइनेट बोलते हैं कि ऑक्सीजन के साथ अगर साइनाइड ग्रुप लगे तो साइनेट्स। अब यहाँ पे पोटेशियम है तो पोटेशियम साइनेट, अमोनियम है तो अमोनियम साइनेट, और अगर सोडियम है तो सोडियम साइनेट। ये साइनेट्स जितने भी हैं ऑल्दो कि इनमें कार्बन है लेकिन स्टिल दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। जी डियर स्टूडेंट्स, अब मज़ीद कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखता हूँ। अगर मज़ीद एग्जांपल्स की बात करें तो स्टूडेंट्स सल्फाइड्स, जो हमारे पास सल्फाइड्स हैं,
सल्फाइड्स, लाइक अगर हम बात करें कार्बन डाइसल्फाइड की बात करें, इसी तरह से हम जितने भी सल्फाइड्स हैं उनमें अगर कार्बन रिलेटेड हैं वो सारे, तो वो भी हमारे पास इनऑर्गेनिक नेचर के हैं, इनऑर्गेनिक नेचर के हैं, ऑल्दो कि इनमें कार्बन है बट स्टिल इट इज़ इनऑर्गेनिक इन नेचर। और लास्ट में आखिर में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स कुछ एलोट्रोप्स हैं, कुछ एलोट्रोप्स हैं, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। और अगर एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात करें तो स्टूडेंट डेफिनेटली डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब ये डायमंड एंड ग्रेफाइट हैं, दोनों कार्बन रिलेटेड हैं बट ये अगेन इनऑर्गेनिक कैटेगरी में आते हैं। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि ये मैंने आपको जो कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, कार्बन रिलेटेड केमिकल हैं बट इनऑर्गेनिक में आते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स मज़ीद कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूँ। अब ये तो आपको पता चल गया कि वुलर ने अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया तैयार किया था। तो मैंने लेक्चर के दौरान कोल्ब्स का नाम लिया था, कोल्ब्स का। तो स्टूडेंट्स कोल्ब्स ने इन 1845 कार्बन एंड हाइड्रोजन इनको यूज़ किया और इनको यूज़ करके स्टूडेंट उसने एसिटिक एसिड तैयार किया था, एसिटिक एसिड तैयार किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कोल्ब्स कौन था, उसने किस डेट पे ये काम किया था और किन इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया था। जैसे आपको वुलर का तो पता है, उसने 1828 में अमोनियम साइनेट को हीट करके यूरिया तैयार किया। इस तरह कोल्ब्स ने कार्बन एंड हाइड्रोजन का यूज़ करके एसिटिक एसिड तैयार किया था। आई रियली होप स्टूडेंट्स ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। इन फ्यूचर किसी किस्म का भी एग्ज़ाम होगा तो आपके लिए ये हेल्पफुल होंगी। मूव करते हैं लाइट बोर्ड की तरफ ताकि अपने लेक्चर को एंड करें। सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम अकरेंस की बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।